तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। एक मजबूत लोकतंत्र के लिए जनता के एक एक वोट की बहुत कीमत होती है। हर एक वोट का लोकतंत्र कायम करने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। लेकिन इसी लोकतंत्र में जब ईवीएम पर ही सवाल उठने लगे, तब इसे राजनीतिक दलों का हथकंडा माना जाए या फिर विपक्ष की हताशा। अब तो हमारे देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने ही ईवीएम पर एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है, जिसके बाद ईवीएम को लेकर उठने वाले तमाम तरह के सवाल अब धुआं धुआं होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि ईवीएम इस वक्त एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जिसके आधार पर हारने वाली पार्टी और जीतने वाली पार्टी के बीच घमासान चलता रहता है। हारने वाली पार्टी अक्सर ईवीएम पर सवाल उठाती है और जीतने वाली पार्टी विपक्ष के दावे को झुटलाने लगती है। ईवीएम को स्वीकार करने में अभी भी कई राजनीतिक दल हिचकिचा रहे हैं। कई सियासी पार्टियां इसी ईवीएम से जीतकर जब सत्ता में आती हैं, तब कोई भी इस ईवीएम पर सवाल नहीं उठाता। लेकिन हारने वाली पार्टियां ईवीएम पर लगातार सवाल उठा रही हैं। खासकर यूपी के चुनाव में जिस तरह का बीजेपी ने प्रदर्शन किया, उस जीत को समाजवादी और उसके सहयोगी दल बिल्कुल ही हजम नहीं कर पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन सहयोगी बार बार अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रहे हैं। अखिलेश यादव और उनके सहयोगी जिस तरह के सवाल ईवीएम को लेकर उठा रहे हैं, उन्हें नकारना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि ईवीएम से भले ही समाजवादी गठबंधन को हार मिली हो, लेकिन बैलेट पर सपा गठबंधन का प्रदर्शन बहुत ही शानदार है। लेकिन जब चुनाव आयोग ही ईवीएम में गड़बड़ी से इनकार करता चला रहा है, तो फिर ईवीएम को किस नजरिए से देखा जाए। ऐसे में ईवीएम और ईवीएम पर उठने वाले सवालों पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपने ताजा इंटरव्यू में बहुत बड़ा खुलासा किया है। फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी ने हिजाब से लेकर कश्मीर फाइल्स और यूपी में बीजेपी की जीत से लेकर जनसंख्या पर भी खुलकर बात की है। दैनिक भास्कर को दिए अपने एक इंटरव्यू में SY कुरैशी से जब पूछा गया कि ईवीएम को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, अखिलेश ने कहा पोस्टल में वो जीत रहे हैं, तो ईवीएम में हारे कैसे। इसके जवाब में SY कुरैशी ने कहा कि मैं ईवीएम का समर्थक हूं। पोस्टल और ईवीएम के नतीजे हमेशा उलट होते हैं। पोस्टल हमेशा बीजेपी के हक में जाता है। मैं ईवीएम को भरोसेमंद इसलिए मानता हूं क्योंकि अगर उसमें गड़बड़ी होती तो बंगाल का चुनाव भाजपा नहीं हारती। भाजपा में बंगाल चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बैलेट पर लौटने का सवाल ही नहीं। हाँ, और पुख्ता करना है तो वीवीपैट की गिनती करवा लो। यानी कुरैशी ने अखिलेश यादव और उनके सहयोगियों को एक मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिसके बाद ईवीएम पर सवाल ही खत्म हो जाता है। क्योंकि अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी हुई होती है, बीजेपी को बंगाल जैसा सूबा क्यों हारना पड़ा, उससे दिल्ली भी बीजेपी बुरी तरह से हार चुकी है। अभी हाल ही में पंजाब में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। ऐसे में ईवीएम को लेकर होने वाले शोर को पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने शांत कर दिया है। इसके बाद उनसे पूछा गया कि क्या इलेक्शन कमीशन पर भरोसा कम हुआ है, तो इसके जवाब में कुरैशी ने सहमति जताई और कहा कि हाँ, अफसोस, लेकिन ये सच है। इलेक्शन कमीशन पर देश का सबसे ज्यादा भरोसा था। मुझे ऐसा कहने में भी दुख होता है। इस पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। ऐसा लगेगा अपने बात के लोगों को बुरा कह रहा है। इसके बाद कुरैशी ने जो कहा वो मौजूदा चुनाव आयोग की कलई खोल देती है। चुनाव आयोग कितने पानी में है, इसका अंदाजा आपको कुरैशी के बयान से लग जाएगा। उनको चुनाव आयोग के अफसरों को सरकारी चमचा और बेहद कमजोर बताया। कुरैशी ने कहा कि चुनाव आयोग पर भरोसा कम हुआ है और इसकी वजह से कोई और नहीं बल्कि वहां के लोग हैं। कुछ मजबूत शेषन साहब जैसे लोग मिलेंगे, कुछ थोड़े कमजोर, कुछ सरकारी चमचे मिलेंगे। इसके अपॉइंटमेंट को बदलना होगा, कॉलेजियम सिस्टम की तरह। इलेक्शन कमीशन में जो बहादुरी थी उस पर सवाल है। उस पर कोई उंगली उठाता है तो मुझे तकलीफ होती है। लगता है कोई मुझे ही थप्पड़ मार रहा है। यानी कुरैशी साहब कह रहे हैं कि चुनाव आयोग में बहुत से लोग मिल जाएंगे, कुछ मजबूत, कुछ कमजोर, कुछ सरकारी चमचे, जिनकी नियुक्ति भी सवालों के घेरे में है। कुरैशी से इंटरव्यू में कई सवाल पूछे गए। उनमें से एक सवाल में योगी आदित्यनाथ के बारे में पूछा कि योगी की जीत लोकतंत्र की जीत है या सांप्रदायिकता की। तो इसके जवाब में कुरैशी ने कहा कि योगी की जीत सांप्रदायिकता की ही जीत है। पोलराइजेशन पिछले 20 सालों से चुनावी हथकंडा है। हालात ये हैं कि दो बच्चे भी आमने सामने लड़ रहे हों तो उसे पोलराइजेशन करार दिया जाता है। यानी साफ तौर पर कुरैशी साहब का कहना है कि सांप्रदायिकता के आधार पर ही ध्रुवीकरण करके ही योगी आदित्यनाथ ने सत्ता में दोबारा वापसी तय की है। लेकिन जिस तरह से नफरत के बीज बोने का काम बीजेपी ने किया, उनसे योगी आदित्यनाथ को घोर सांप्रदायिक साबित कर दिया है। इसके बाद भास्कर के इंटरव्यू में एक और सवाल पूछा
कि ये कैसे तय होगा कि हम पोलराइजेशन के फेज से गुजर रहे हैं। इसके जवाब में कुरैशी ने कहा कि बंटवारे के वक्त सबसे ज्यादा पोलराइजेशन हुआ, फिर बाबरी के वक्त और वर्तमान ये पोलराइजेशन का देश में तीसरा फेज है। देश की जनता को तेजी से सांप्रदायिक करवाया जा रहा है। भारत सेक्युलर है क्योंकि हिंदू सेक्युलर है, तभी बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान मुसलमान देश बना, लेकिन भारत हिंदू देश नहीं सेक्युलर देश बना। तब सब कुछ सामान्य हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि अभी का वक्त भी निकल जाएगा। यानी कुरैशी साहब कह रहे हैं कि हमारा देश इस वक्त उस हालत से गुजर रहा है जब देश का बंटवारा हुआ था, लेकिन हमारा देश इसलिए सेकुलर है क्योंकि हमारे देश के बहुसंख्यक हिंदू सेकुलर हैं। इस इंटरव्यू में कुरैशी से कश्मीरी पंडितों के बारे में भी पूछा गया, जिसके जवाब में कुरैशी विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स में बहुत बड़ा बयान दिया है। कुरैशी ने पूछा गया कि कश्मीरी पंडित मुसलमानों से जुड़े विवाद को सच मानते हैं, तो कुरैशी ने कहा कि पंडितों के साथ ज्यादती हुई ये सच है, लेकिन पंडितों को मारा तो मुसलमानों को भी मारा। मानवता से मतलब होना चाहिए, मजहब से नहीं। ये तो वही हुआ कि जो काम आतंकवादी करना चाहते थे वो काम अब ये फिल्म कर रही है, जनता को बांट रही है। यानी कुरैशी साहब कह रहे हैं कि आतंकवादी जिस तरह से नफरत की बुनियाद पर काम करती है, नफरत के आधार पर लोगों को बांटते हैं, उनकी निशानदेही करते हैं, ये फिल्म भी उसी तरह से लोगों को बांट रही है। ये फिल्म लोगों को मजहब के आधार पर बांटने का काम कर रही है। कुरैशी ने कहा कि कश्मीरियों के साथ जुल्म हुआ है, लेकिन उस जुल्म का शिकार सिर्फ कश्मीरी नहीं है बल्कि मुसलमान भी हैं, और इस मामले को इंसानियत के चश्मे से देखना चाहिए, ना कि मजहब के नजरिए से। लेकिन विवेक अग्निहोत्री की फिल्म लगातार समाज को धर्म के आधार पर बांट रही है, जो हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। भास्कर ने इस इंटरव्यू में लव जिहाद का मुद्दा भी उठा दिया और उनसे पूछा कि आखिर लव जिहाद क्या है, लव जिहाद पर क्या कहना चाहेंगे। इसके जवाब में कुरैशी ने कहा कि मेरे और मेरी बीवी के बीच लव जिहाद है। मेरे घर में बेटियां भी लव जिहाद करती हैं। लव की कोई सीमा नहीं होती। वैसे तो लव जिहाद से मुसलमान लड़कियां सबसे ज्यादा नुकसान में हैं। कुरैशी कहते हैं कि पढ़े लिखे मुसलमान लड़कों को पढ़ी लिखी हिंदू लड़कियां उड़ा कर ले जाती हैं। मुसलमान औरतों के एंगल से इसे किसी ने नहीं देखा। यानी कुरैशी साहब का कहना है कि पढ़े लिखे और तेज तर्रार लड़कों को हिंदू लड़कियों से ज्यादा खतरा है, क्योंकि पढ़ी लिखी हिंदू लड़कियां उनको उड़ा कर ले जाती हैं। कुरैशी के कहने का मतलब है कि हिंदू लड़कियों से शादी करने वाले मुस्लिम लड़कों की वजह से मुस्लिम लड़कियां शिकार हो रही हैं, क्योंकि अगर उनकी शादी हिंदू लड़की से नहीं हुई होती तो किसी न किसी मुस्लिम लड़की का घर बस गया होता। इसलिए लव जिहाद से मुसलमान लड़कियों का ज्यादा नुकसान हुआ। इश्क का कोई दायरा नहीं होता, यानी लव जिहाद कहना ही गलत है। इसके बाद कुरैशी से मध्य प्रदेश में बने लव जिहाद कानून के बारे में पूछा, लेकिन इसके बाद जो जवाब कुरैशी ने दिया वो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार और भाजपा को एक जोरदार तमाचा है। कुरैशी ने कहा कि आप जितना भी मुसलमान को बदनाम करने की कोशिश करो उतना कम है, इसलिए ही ये कानून लाए। कितने केस में लड़की कह देती है कि मैं अपने मुसलमान पति के साथ जाऊंगी। कुरैशी के कहने का मतलब है कि अगर मुस्लिम लड़के ने किसी हिंदू लड़की से प्यार किया और शादी की, तो जब इस मामले को अदालत तक खींचकर सामने लाया गया तो कोई मामले में लड़की ने ये कह दिया कि वो अपने मुसलमान पति के साथ ही रहना चाहती है। तो इस तरह से कुरैशी साहब ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। लव जिहाद से लेकर कश्मीरी पंडितों और ईवीएम पर खुलकर बात की है, लेकिन इतना तो तय है कि फिल्म के नाम पर जिस तरह की नफरत परोसी जा रही है उसने सरकार पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इसके साथ ईवीएम को लेकर विपक्ष के उठाए जा रहे सवाल का जवाब भी पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने बहुत ही बेबागी से दिया है। लेकिन सवाल है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी हो या फिर ना हो, पर जो सवाल द कश्मीर फाइल्स पर उठ रहे हैं उसका जवाब आखिर कौन देगा, जरा सोचिएगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में वामिक जौनपुरी ने भी क्या खूब फरमाया है, पहचान लो उसको वही कातिल है हमारा, पहचान लो उसको वही कातिल है हमारा, जिस हाथ में टूटी हुई तलवार लगे है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। ये बनारस है, बनारस यानी गलियों का शहर। ये बनारस है घाटों का शहर। ये बनारस है फूल माला अगरबत्ती और आस्था का शहर। और मंदिर ऐसे ऐसे तोड़े हैं, वहाँ लोग खड़ा होकर पेशाब कर रहे हैं। रामराज सरकार, रामनाथ सरकार है तो रामनाथ सरकार का काम भी करिए आप। यहाँ सबकी कहानी एक जैसी है। पूरे महीने में 2-4 हज़ार रुपया भी बिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन सवाल है कि आखिर जो दुकान उजड़ गए
उसका विकल्प उनको क्या दिया गया। हम लोग का दिल जानता है मंदिर बना बहुत अच्छी चीज है। आज बनारस को एक दुर्लभ चीज मिल गई। एक तरफ महंगाई से जनता त्रस्त है, वहीं दूसरी तरफ पेट की आग भी एक बड़ी समस्या है। लेकिन मंदिर से हम अपने घर का पालन पोषण कैसे करेंगे? यहाँ पर नवीनीकरण के नाम पर बहुत सी मूर्तियों को तोड़ दिया गया। तोड़े वो तो मुगल तोड़े थे, अंग्रेज तोड़े थे। क्यों नहीं, हमारे राज्य में हमारे मोदी सरकार में टूटा है। पूरे में काशी उजाड़ दिए हैं। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।